हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिलियन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बिलियन में कल हमने रावट का नियम देखा। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावल्ट का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावल्ट का नियम। ठीक है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावल्ट का नियम। यानी कि अब जो विलय है वो कैसा है? अवाष्पशील। कल जो विलय था वो कैसा था? वाष्पशील। तो विलय और विलायक दोनों की वाष्प बनी थी। ठीक है, आज ऐसा नहीं होगा। आज केवल किसकी वाष्प बनने वाली है? विलायक की बनेगी, विलय की वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, सपोज ये एक विलयन है। ठीक है, क्या है ये? विलयन। इस विलयन में विलय और विलायक दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें विलय भी है, इसमें विलायक भी है। विलय कैसा है? अवाष्पशील। विलय की वाष्प नहीं बनेगी। और विलायक कैसा होगा? वाष्पशील। विलय को ए से और विलायक को बी से हम दर्शाते आए अब तक, तो आगे भी इसी तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो विलय हो गया ए और विलायक हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ जो विलय दिया हुआ है वह है अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं, कल हमने रावल्ट का नियम देखा था कि किसी भी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है वह मूल बिंदु के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी बी जो है वो समानुपाती होगा किसके? एक्स बी के। भाई इसका जो है मूल बिंदु कितना हो गया? एक्स। इसका जो है आंशिक दाब कितना हो गया? पी। इसका एक्स बी और इसका पी बी। परंतु इसका तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, अवाष्पशील है ये। तो पी बी जो है वो समानुपाती है किसके? एक्स बी के। और पी बी बराबर किसके आ जाएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे अब जो विलयन है उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा? पहले तो विलय और विलायक दोनों को जोड़ देते थे। अब हमारा विलय जो है वाष्पशील है तो इसका तो यहाँ पे रोल खत्म हो गया। कल देखो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब पी एस बराबर ये हुआ करता था पी ए प्लस पी बी, यही तो हुआ करता था कल। तो जो है पी ए का यहाँ पे काम खत्म हो गया, अवाष्पशील है, इसका कोई वाष्प दाब नहीं है। तो इस तरह से लिख सकते हैं पी एस जो है किसके बराबर हो जाएगा? पी बी के बराबर हो जाएगा। पी एस बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये रख दिया। पी नॉट भी क्या है? यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पी नॉट बी बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, पी नॉट भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। फिर वही बी जो है ठीक है, मोल भिन्न एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। यानी कि किसी भी विलयन में कितने भी अवयव या कितने भी घटक उपस्थित हों उन सबकी मूल भिन्नों का जो योग होता है वह सदैव एक के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में एक्स बी है, तो यहाँ से एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स से ये लिखा जा सकता है। सही है क्या?
इसके बाद देखें जरा, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बी की जो है वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पी एस इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 - x a, अंदर गुणा कर देते हैं, पी एस बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, ये हो गया। इसको इधर ले आते हैं पक्षांतर करके -y टर्म को, और पी एस को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी एस। सही है क्या? और उसके बाद अगर एक्स आप यहाँ पे निकालो तो क्या हो जाएगा, जरा देखने अच्छे से। एक्स ए इक्वल क्या आ रहा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। देखिए जरा, इसके अपॉन एक्स निकालना है तो पी भी इधर चला जाएगा नीचे, तो ये आ गया। अब जरा देखें ये क्या आ रहा है, कोशिश करें याद करने की, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात बदल के आई है। एवास्पशील विलययुक्त विलयन में विलय की जो मोल भिन्न होती है, किसकी, विलय की जो मोल भिन्न होती है वो किसके बराबर होती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इन दोनों का अंतर डेल्टा पी हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया करते थे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इस तरह से हुआ करता था। वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दो परिभाषाएं बताई थी, तो वहां पे ये बात आई थी। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक और विलयन, इन दोनों का अंतर हो गया, जिसको अपन डेल्टा पी कह देते हैं, वाष्प दाब होगा। और पी नॉट भी जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वहां पे पी नॉट दिया था केवल शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स से विलय की जो मूल भिन्न है वह किसके समानुपाती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होती है। अतः राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियमानुसार एवास्पशील विलययुक्त विलयन में विलय की मूल भिन्न वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होती है। अतः राउल्ट के नियम के अनुसार एवास्पशील विलययुक्त विलयन में विलय पदार्थ की जो मोल भिन्न होती है वह विलय पदार्थ की जो मोल भिन्न होती है वह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होती है। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो कल हमने किस किस के बीच में ग्राफ सोचा था, मोल भिन्न और वाष्प दाब के बीच में, तो आप अच्छे से खींच सकते हैं ग्राफ। ये इधर पी नॉट ए पी नॉट बी, वही एक्स इक्वल 1 एक्स बी इक्वल 0, एक्स ए इक्वल 0 एक्स बी इक्वल 1, इधर तो ले लिया मोल भिन्न, क्या ले लिया, मोल भिन्न, और इस वाले अक्ष पे ले लिया वाष्प दाब। ठीक है, इस वाली अक्ष पे वाष्प दाब और यहाँ पे मोल भिन्न। अब केवल डी वाला
ग्राफ मिलेगा देखो, क्योंकि पी एस जो है वो किसके बराबर है, पी वी के बराबर है। आगे बताओ, पी एस जो है वो पी वी के बराबर है। आप देखो तो ये वाली लाइन नहीं बना रहे इसलिए। तो ये ग्राफ हो गया किसके बीच में, वाष्प दाब और मूल बिंदु के बीच में। तो ये है आपका अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो वापस देख लो, एक विलयन है जिसमें विलय और विलायक दोनों घटक घुले हुए हैं। विलय जो है आपका वो अवाष्पशील है, विलय को ए से दर्शाते हैं, या ऐसे बोल लो हमने ए से दर्शाया हुआ है, विलायक को हमने बी के द्वारा दर्शाया हुआ है। तो राउल्ट के नियम से किसी भी विलयन का या किसी भी घटक का जो आंशिक दाब होता है वो मूल बिंदु के समानुपाती होता है। तो पी वी प्रोपोर्शनल एक्स की पी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। विलयन का कुल वाष्प दाब पी वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए का वाष्प दाब यहाँ पे लग नहीं रहा, क्यों, ए अवाष्पशील हो चुका है। तो पी एस सीधा ही इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं किसी विलयन में कितने भी घटक उपस्थित होते हैं उन सब की मूल बिंदुओं का योग सदैव एक के बराबर होता है। यहाँ से एक्स भी बराबर 1 माइनस एक्स इसमें रख दिया इस वाले समीकरण में, ठीक है, पक्षांतर वगैरह कर दिया है। तो एक्स से बराबर क्या निकल के आ गया है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, ठीक है। इसको कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये बात हो गई पूरी, राउल्ट या राउले का नियम हो गया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो जरा अच्छे से, अब हम आदर्श अनादर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले बात कर लेते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन की। हम यहाँ दो प्रकार के विलयन पढ़ने वाले हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं, ऐसे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। कौन कौन सी शर्तें जरा देखो, ऐसे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। पहली शर्त है जिनकी मिश्रण ऊष्मा शून्य हो, डेल्टा एच बराबर 0। बहुत सिंपल है, देखना जरा, मिश्रण आयतन शून्य हो, समझेंगे इनको, जिनका मिश्रण आयतन डेल्टा भी इक्वल 0 हो। तीसरा है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हों, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी एस बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मान रख सकते हो, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होता है पी ए और पी बी का मान, ठीक है। कहाँ से मिला ये, राउल्ट के नियम से। देखना आप, विलय के बीच में होने वाली अंतर क्रिया
प्लस विलायक विलायक के बीच होने वाली इंटरेक्शन वो बराबर होनी चाहिए विलेय और विलायक के बीच में होने वाली अन्योन क्रिया के। देखें विलेय के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रियाएं प्लस विलायक के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रियाएं, और ये मिलाकर के किसके बराबर होनी चाहिए, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रियाओं की। या ऐसे लिख सकते हो, विलेय को हम ए से दर्शाते हैं तो ए के अणु के बीच में होने वाली अन्योन क्रिया प्लस बी के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रिया बराबर होनी चाहिए ए और बी के बीच में होने वाली अन्योन क्रिया के। तो ये चार शर्तें हैं जो विलयन इन चार शर्तों का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं या आदर्श विलयन की श्रेणी में आते हैं। जो विलयन इन चार शर्तों का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। कौन कौन सी शर्तें, मिश्रण ऊष्मा शून्य हो, यानी कि जिनमें हम ऐसे विलयन जिनको मिक्स करते समय कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो। डेल्टा एच बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं हुआ। हमने विलेय और विलायक को मिलाया, मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन नहीं हुआ तो विलयन कैसा कहलाएगा, आदर्श विलयन। ठीक है। दूसरा, आयतन परिवर्तन नहीं हो, दो विलयन मिलाए मिक्स कर दिए, दो विलयनों को मिक्स किया हमने और मिक्स करने पर कोई भी आयतन परिवर्तित नहीं हुआ, यानी जितना हम दोनों का आयतन था जुड़ करके उतना ही बैठा है। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे कोई भी जो है आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब डेल्टा भी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन, अदरवाइज वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएंगे। जैसे एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, इन दोनों को मिक्स किया हमने, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड दोनों क्या कर दिया, मिक्स विलयन बना दिया। जैसे मान लो 5 ml तो एथिल क्लोराइड लिया और 5 ml ही एथिल ब्रोमाइड लिया, तो जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 10 ml। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कम हो गया या ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी वहाँ पे 0 नहीं होगा, वो फिर अनादर्श विलयन में पहुँच जाएगा। यानी कि दोनों को मिक्स करने पे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वे राउल्ट के नियम का पालन करते हों। विलयन किसके नियम का, राउल्ट के नियम का। और उनमें विलेय और विलेय प्लस विलायक और विलायक के अणुओं के बीच में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए और बी, यानी विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रियाओं के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है उदाहरणों की कि भाई कौन कौन से उदाहरण है आदर्श विलयन के। तो आदर्श विलयन के उदाहरण देखो, पहला है n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये इन चार शर्तों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन होता है। कैसा होता है, आदर्श विलयन। दूसरा, एथिल क्लोराइड, अभी बताया था आपको समझाते समय, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड आदर्श विलयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है CCl4 प्लस SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आगे बात सुनेंगे, बेंजीन प्लस टोलुएन, बेंजीन प्लस टोलुएन आदर्श विलयन है। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। और लास्ट है एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल।
कौन सा? एथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल। तो आगे हुई बात समझ में। ये एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल हैं? ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। ये सब आदर्श विलयन है, ये सब चार शर्तों का पालन करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन एल्किल सीरीज में हो गया ये। एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड हो गया ये। आगे बताएंगे आपको, ठीक है, आएंगे ये सब बातें। CCl4 प्लस SiCl4 है। बेंजीन प्लस टोलुएन एरोमेटिक यौगिक हो गए। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसको हेलोएरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो, जैसे हेलो एल्कीन होते हैं, इनको तो बोला जाता है हेलो एल्कीन और इनको बोला जाता है हेलो एरीन। आगे आ जाएंगे ये सब बातें ना। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल, इनका मिक्सचर क्या होता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अब आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ देखो क्या होता है, कैसे बनता है आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। ये वाला ग्राफ आप पहले बना चुके हैं, याद करो। ये हो गया आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। देखें जरा, इस तरह का ग्राफ आपने राउल्ट के नियम में पहले बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये एक आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। जब हम अनादर्श विलयन पढ़ेंगे तो हम अनादर्श विलयन दो प्रकार के पढ़ेंगे, और वो दो प्रकार के जो अनादर्श विलयन है वो इनके ऊपर ही जो है निर्भर करेंगे। आगे बात में, यानी कि इनसे ही समझेंगे उसको हम। ग्राफ भी बनेंगे उन दोनों के अंतर्गत। अनादर्श विलयन को हम दो प्रकार का पढ़ने वाले हैं, तो उन दोनों के अंतर्गत ग्राफ बनेंगे। तो वो जो ग्राफ बनेंगे वो इनसे ऊपर होकर के या नीचे होकर के, यानी आदर्श के आधार पे बनेंगे वो ग्राफ। आगे बात समझ में। तो आपको आदर्श का ग्राफ अच्छे से देख लेना है, बाकी के ग्राफ बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया आदर्श विलयन। इसके बाद हम दूसरा विलयन पढ़ रहे हैं, अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन? अनादर्श। देखें क्या होता है अनादर्श विलयन। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो इन शर्तों का पालन करते हैं वो आदर्श, जो पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श। जिनके लिए मिश्रण ऊष्मा शून्य नहीं हो। सेकंड शर्त कौन सी है? मिश्रण आयतन नॉट इक्वल 0। ऐसे ही जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, और ऐसे ही जिनमें विलय और विलय प्लस विलायक, विलायक के बीच में होने वाली जो अन्योन क्रियाएं, तो विलय और विलायक के अणुओं के बीच में होने वाली अन्योन क्रियाओं के बराबर ना हो, वे विलयन का कहलाएंगे अनादर्श विलयन हो गए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अनादर्श विलयन की प्रकार। तो शर्तें तो आपको समझ में आई गई होंगी अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन जो है वो दो प्रकार के हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो ऐसे अनादर्श विलयन
जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? धनात्मक विचलन। ठीक है, तो धनात्मक विचलन क्या हो गया जरा देखें। अब क्या होते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, तो इससे समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, चार शर्तें भाई, और चार शर्तें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ऐसे विलयन, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों की। तो ऐसे विलयन जिनके लिए मिश्रण ऊष्मा डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे कह सकते हो डेल्टा H बराबर पॉजिटिव धनात्मक हो गया। सेम डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा V का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा तभी तो धनात्मक आएगी बात। या ऐसे कह सकते हो डेल्टा V बराबर पॉजिटिव। ठीक है, तीसरी बात, जिनमें PS ग्रेटर देन किससे? PE प्लस PB से, ये ग्रेटर देन हो गया। ये भी लिख सकते हो ग्रेटर देन, ऐसे भी लिख सकते हो PS ग्रेटर देन P नॉट A X A प्लस P नॉट B X B। अच्छे से जान लें, इसी से हो रहा है ये सब, है ना। और लास्ट है, इसको भी ग्रेटर देन कर दें, यानी A प्लस B ग्रेटर देन AB, यानी इस इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो इस तरह की शर्तों का पालन करते हैं या इस तरह की शर्तें व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो ध्यान दें, ये वाली शर्तें हो गई। जब हम ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे तो ये जो ग्रेटर देन है इसको उल्टा कर देंगे लेस देन, इस तरह से उल्टे उल्टे साइन बनाएंगे, वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। अब उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से उदाहरण किसके ऐसे विलयन जो रावल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं? धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखें जरा उदाहरण। पहला है एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। दूसरा है एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ठीक है, तीसरा है CCl4 प्लस CHCl3 कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वह है धनात्मक विचलन दर्शाता है। CCl4 प्लस टोलुइन, CCl4 प्लस टोलुइन। ठीक है, इसी तरह से CCl4 प्लस एथेनॉल, CCl4 प्लस एथेनॉल। ठीक है, और लिख सकते हैं एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये हो गए उदाहरण। तो देखो 6 उदाहरण पढ़ लीजिए वापस से इसके। एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस एथेनॉल, CCl4 प्लस CHCl3, CCl4 प्लस टोलुइन, CCl4 प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन।
कौन से विलियन है ये? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन शो करते हैं, दर्शाते हैं। आगे के बाद समझ में। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ मैंने बताया था, अब जो फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग लिखिए। तो ग्राफ जो आदर्श विलियन का बना हुआ है, ये तो किसके लिए है? आदर्श के लिए। अब अनादर्श के लिए बना रहे हैं, और वो भी कौन सा अनादर्श है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। तो यहाँ बना रहे हैं, उसको ध्यान दें। अब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये जो लाइन है, इन लाइनों के ऊपर ऊपर के लाइन बनेंगी। तो पहले तो आदर्श का बना रहे हैं, देखो जो यहाँ लिखा हुआ है वही सब यहाँ लिखा जाएगा, है ना। ये देखो, ये जो लाइन है, यहाँ पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी, सही है। अब ये वाली जो लाइन है, ये विलियन को इसको दर्शा रही है, पी एच बराबर पी ए प्लस पी बी, इसी को दर्शा रही है। लेकिन अब हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो इसकी भी लाइन देखो किस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये दर्शा रही है अनादर्श विलियन को। किसको दर्शा रही है? पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, इसको दर्शा रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये तो है अनादर्श विलियन के लिए, और वो भी कौन सा? जो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। धनात्मक का मतलब हो गया कि देखो लाइन थोड़ी ऊपर होकर के, ऋणात्मक की लाइन नीचे होकर के बनेगी ना। और ये जो लाइन है, डार्क लाइन जो है, वो किसके लिए है? आदर्श विलियन के लिए। ये जो डार्क वाली लाइन है, ये आदर्श के लिए है। ऐसे तो बताया है, आदर्श विलियन के लिए। देखें जरा, ये डॉटेड लाइन जा रही है ऊपर वाली, ये तो है अनादर्श विलियन के लिए। और ये जो थिक लाइन है, गहरी लाइन है, ये है आदर्श विलियन के लिए। ठीक है। अब ऐसे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पी बराबर पी नॉट बी एच बी, लेकिन यहाँ तो इस तरह की कंडीशन बनेगी नहीं, तो यहाँ तो ग्रेटर देने वाली कंडीशन बनेगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। और इनकी लाइन कैसे बनेगी? इस तरह से ऊपर ऊपर के, सही है। और इसकी लाइन देखो इस तरह से ऊपर ऊपर के। तो डॉटेड लाइन जो है ये इनको दर्शा रही है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन बन रही है। वही मोल्डविल और वास्टनाव, वास्टनाव बिल्कुल सिंपल है ये, और मोल्डविल, ठीक है। तो वास्टनाव और मोल्डविल के बीच में इस तरह से ग्राफ खींचेगा। किसके लिए है ये? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन के लिए। ये एग्जांपल भी इसके लिए है। ये ग्राफ इसके लिए है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन के लिए है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो कंडीशन उल्टी हो जाएंगी यहाँ पे, और लाइन जो ऊपर होके जा रही है वो नीचे होके जाएंगी। ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन हो जाएगा। तो इसमें कर देंगे ये बात। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, स्मॉल बी, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन। तो देखें जरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन 0,
या इसे कह सकते हैं डेल्टा एच बराबर नेगेटिव ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं। डेल्टा भी जो है वो लेस देन हो जाएगा किसके, 0 से, या डेल्टा भी जो है वो हो जाएगा क्या, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ये भी उल्टे हो जाएंगे सब, इस तरह से बन जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे और यहाँ भी लेस देन। तो ये जो है शर्तें हो गई ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की, हो गई शर्तें, लेस देन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल किसके थे, धनात्मक विचलन वाले, अब एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे, ऋणात्मक विचलन की। तो देखें, मिटा दें इनको, एसीटोन, एसीटोन प्लस फिनोल, दूसरा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, CH3COOH प्लस H2O, ये हो जाएंगे। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के। अब ग्राफ बना देंगे, बना दे ग्राफ, आइडियल के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा देखिए जरा। पहले तो आइडियल का बनाओ, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले में। देखो ये हो गया। अब लाइन इस तरह से जाएगी नीचे होगी, देखना अच्छे से, पहले ऊपर ऊपर की गई थी, अब नीचे ऊपर की जाएगी। ठीक है, लेस देन वाली बात आ जाएगी, यहाँ पे PS बराबर नहीं होगा, अब लेस देन होगा P नॉट ए PA प्लस PB से। सही है, यहाँ तो बराबर है क्योंकि ये तो आदर्श के लिए था, धनात्मक विचलन में ग्रेटर देन हो गया था, ऋणात्मक विचलन में लेस देन हो जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये तो है ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए। और ये जो डार्क लाइन है ये आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब ये जो है PB लिखा हुआ है, तो PB क्या हो जाएगा, लेस देन P नॉट BX, यहाँ PA लेस देन P नॉट X। सही है, तो ये किसके लिए होगा ग्राफ, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए। ये एग्जाम्पल हो गए। तो हमने यहाँ पे आज आदर्श विलयन के बारे में जाना, हमने आज अनादर्श विलयन के बारे में जाना, हमने यहाँ पे आदर्श विलयन के उदाहरण बताए आपको। ठीक है, अनादर्श विलयन के उदाहरण, अनादर्श विलयन दो प्रकार का बताया, एक तो वो
जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, दूसरा वो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसके बाद जो है कल हम स्थिरपाती मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो उस स्थिरपाती मिश्रण में ये एग्जाम्पल वापस आएंगे। एक तो ये कौन से जो अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है वो आएंगे वापस, ठीक है। तो अनादर्श विलयन की दोनों अनादर्श विलयनों के वे अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और ऐसे जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल वापस से आने वाले हैं आपको। आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कल की वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है।